हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने हाई कोर्ट का मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में पूरा स्टेट लेजिस्लेचर है। मैंने कहा था स्टेट के बारे में बताऊंगी। तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर जो ऑक्यूपाइज होता है वो एक सेंट्रल पोजीशन सिस्टम है पॉलिटिकल स्टेट के अंदर। तो आपको इतना याद होना चाहिए आर्टिकल कौन कौन से डील करते हैं। तो आर्टिकल जो है वो हम लोग 168 से लेकर के 212 जो पार्ट 6 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, क्या क्या होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। तो पूरा ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर होने वाला है ये पूरी स्लाइड्स। तो नाउ लेट्स कम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो बेसिकली कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं कहीं स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है। तो आपने देखा होगा हर जगह एक ही हाउस होता है, जैसे हम लोग विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो विधान परिषद कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता। तो एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर 2 हाउसेज हैं। वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू उसको अबॉलिश कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 2019 में। और तमिलनाडु जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट है वो अभी तक फोर्स में नहीं आया है, क्योंकि क्या होता है ना, क्रिएशन और अबॉलिशन का काम जो है वो विधानसभा करती है। वो मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी पास करती है। अगर वो पास हो जाता है तो नेक्स्ट हाउस बन जाएगा, नहीं होता तो वो नहीं होता। इट इज़ लाइक तो वो पेंडिंग में ही है। तो बेसिकली 22 स्टेट्स के अंदर जो है वो यूनिकैमरल सिस्टम है। तो स्टेट लेजिस्लेचर उसमें गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इन स्टेट्स हैविंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। इन शॉर्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया विधान परिषद, और जैसे हम लोग कहते हैं अपर हाउस और सेकंड हाउस, और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया हमारा विधानसभा, लोअर हाउस। जस्ट लाइक द लोकसभा, जैसे लोकसभा है ना वैसे ये चीज़ें हैं। तो उनमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिमिलर है। कुछ कुछ चीज़ों में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कहाँ कहाँ जो है वो डिफरेंस होता है और कहाँ का नहीं होता है, राइट। तो ये पूरा इसके बारे में था। कंपोजिशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ कि कंपोजिशन कैसे होता है, तो स्ट्रेंथ देखो कि लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली। जैसे लोकसभा में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसे विधानसभा के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको हम लोग स्टेट्स में ऐसे वोट होता है, हम लोग वोट देते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, तो वो मेंबर्स आते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। स्ट्रेंथ फिक्स होती है 500 और मिनिमम स्ट्रेंथ रहेगी 60। इट मीन्स दैट स्ट्रेंथ कितने से कितने तक का वैरीज करेगी, 60 to 500 का, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज। अब यहीं कहीं किसी किसी जगह नॉर्थ ईस्ट ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो, सिक्किम, गोवा, उसमें मिनिमम नंबर फिक्स है 30, और मिजोरम और नागालैंड में 14, 46 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन का भी फर्क पड़ जाता है। तो हमें हर बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नॉमिनेटेड मेंबर में गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है 1 मेंबर को फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, राइट। तो इफ़ द कम्युनिटी इज़ नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन असेंबली, बाकी ये प्रोविजन जो है वो हर 10 साल में चेंज होता रहता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करूँ तो फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू असेंबली, हर स्टेट को हम लोग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करते हैं। तो डिमार्केशन जो होती है कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो इस मैनर में किया जाता है कि जो रेशियो रहता है पॉपुलेशन का हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, और जो नंबर रहते हैं सीट्स के अलॉट करने के लिए, वो हर जगह सेम होनी चाहिए। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो भी चली आ रही है। तो लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केशन का काम करती है कॉन्स्टिट्यूंसीज में। सच मैंने जो रेशियो रहता है, जो पॉपुलेशन है कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो और जो सीट होने वाली नंबर ऑफ सीट, वो सेम होना चाहिए, वो उसका रेशियो निकालते हैं। ड्यूरेशन की बात करूँ तो लाइक जैसे लोकसभा मैंने कहा था वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, यानी कि परमानेंट हाउस नहीं है। तो इसका नॉर्मल टर्म 5 ईयर्स रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, और इससे पहले भी हम इसको डिजोल्व कर सकते हैं 5 ईयर्स से पहले। ऐसा कोई फिक्स पीरियड इसका नहीं है। टर्म जो है असेंबली का वो एक्सटेंड किया जा सकता है पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर और एट अ टाइम, राइट। तो या तो 1 ईयर एक साथ ले लो, या फिर रुक रुक करके 1 ईयर बाय द पीरियड ऑफ 6 मंथ करके, कैसे भी हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल की बात करें, जैसे राज्यसभा थी वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, परमानेंट बॉडी, तो वो डिजोल्व नहीं होगी। बट 1/3 मेंबर जैसे राज्यसभा में रिटायर्ड होते थे हर 2 साल में, सेम यहाँ पर भी 1/3 मेंबर रिटायर्ड होंगे एवरी टू ईयर्स। और जो मेंबर हैं वो कितने टाइम तक का कंटिन्यू करते हैं, पीरियड फॉर 6 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया था राज्यसभा में कोई राज्यसभा परमानेंट हाउस है, बट इसका टाइम फिक्स नहीं है कितने साल तक। जैसे लोकसभा तो 5 ईयर्स मान लो, सेम लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं है, बट इनके मेंबर्स का टाइम फिक्स है, दैट इज एवरी 6 ईयर्स। वैकेंसीज होती है तो इलेक्शन होते हैं नॉमिनेशन के थ्रू बाय द गवर्नर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर। तो रिटायरिंग मेंबर्स जो है वो भी एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन री नॉमिनेशन के नंबर ऑफ टाइम्स। कमिंग टू दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे ही विधानसभा में भी स्पीकर होता है। तो एवरी हाउस जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जैसे कि एक स्पीकर हो गया, डिप्यूटी स्पीकर हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, चेयरमैन हो गया, डिप्यूटी चेयरमैन हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पैनल होता है चेयरमैन फॉर असेंबली एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन फॉर द काउंसिल इज ऑल्सो अपॉइंटेड। स्पीकर की बात करते हैं, इसके क्या राइट्स होते हैं, कैसे ये काम करता है।
असेंबली में तो देखो स्पीकर जो है इज़ इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ अमॉन्ग फ्रॉम इट्स मेंबर्स। स्पीकर को कैसे इलेक्ट करते हैं? अपने ही घर के अंदर जो भी हाउस होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेंबर्स हैं उसमें से किसी एक को हम लोग इलेक्ट करते हैं, राइट। यूजुअली स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली, जब तक है। हाउएवर ही वेकेट इज ऑफिस अर्लियर इन केसेस में, 3 केसेस में वो अपना हाउस वेकेट कर सकते हैं। सबसे पहले इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली, राइट। अगर वो असेंबली का मेंबर है तो वो हाउस को खाली करना पड़ेगा, या फिर वो रिजाइन लिख सकता है किसको? डिप्यूटी स्पीकर को, या फिर उसके खिलाफ मेजोरिटी पास होती है रिमूवल की बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। अगर वो हट जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी में, लाइक इफ इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी, तो उस केस में भी स्पीकर जो है उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है। स्पीकर की कुछ फॉलोइंग ड्यूटीज़ होती है, लाइक ही मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द असेंबली फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर्स। ये इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है। रूल्स जो है प्रोसीजर के कंडक्ट ऑफ बिजनेस करने का स्पीकर करता है। लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स विद इन द असेंबली, ये काम स्पीकर करता है, राइट। तो तीसरा पॉइंट है ही एडजॉर्न्स द असेंबली, वो एडजॉर्न कर सकता है फॉर अ टाइम पीरियड, सस्पेंस कर सकता है मीटिंग को जो भी चल रहा है एब्सेंस ऑफ कोरम में। वो वोट नहीं करता फर्स्ट इंस्टेंस पे, ये याद रखना। जब वोटिंग हो रही होती है हाउस में तो स्पीकर पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करता, वो तब वोट करता है जब टाई हो जाता है। ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सेटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। अगर लीडर ऑफ द हाउस जो भी हैं, सीएम है जो भी है, अगर वो बोले राइट कि उनको सीक्रेट सेटिंग करनी है तो उसके लिए परमिशन कौन देता है? स्पीकर देता है। स्पीकर ही है जो डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट, और उसका डिसीजन फाइनल होता है। वो कोर्ट में भी कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं होता है, ये याद रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, यही डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर असेंबली में अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि जो इंटर डिफेक्शन लॉ होता है ना उसमें डिफेक्शन पे, यानी कि दर बदलू वाले चीज़ में अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो वो फाइनल जो आंसर है वो कौन देगा? स्पीकर देगा। प्रोविजन अंडर द 10th शेड्यूल, यानी कि 10th शेड्यूल के अंदर स्पीकर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है डिफेक्शन ग्राउंड के अंदर। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द कमिटीज ऑफ द असेंबली एंड सुपरवाइज द फंक्शनिंग। ये हिमसेल्फ जो है किसका कमिटी, ये पूछा जाता है पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी बार, तो ये याद रख लेना कि स्पीकर जो होता है वो खुद चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, यानी कि बीएसी का, रूल्स कमेटी का, आरसी का, जनरल पर्पस कमेटी का। तो ये था पूरा स्पीकर के बारे में। अब हम आते हैं डिप्यूटी स्पीकर, जिसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब स्पीकर नहीं होता तो डिप्यूटी स्पीकर उसके जगह काम करता है। तो जैसे स्पीकर को हम लोग इलेक्ट करते हैं, सेम डिप्यूटी स्पीकर भी इलेक्ट करता है असेंबली में से ही फ्रॉम द अमॉन्ग्स इट्स मेंबर्स। तो ही इज़ इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। जैसे स्पीकर का काम है सेम डिप्यूटी स्पीकर का काम भी वैसे ही रहता है, वो भी ऑफिस में रहेगा। वो भी 3 कंडीशन में अपना जो है हाउस वेकेट कर सकता है अपनी सीट, अगर वो मेंबर है असेंबली का, अगर वो रेजिग्नेशन लिखता है स्पीकर को, स्पीकर डिप्यूटी को, डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर को, या फिर उसके खिलाफ रिमूवल जो है पास होता है रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजोरिटी से, राइट। डिप्यूटी स्पीकर परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ स्पीकर ऑफिस जब वो वेकेंट है, या फिर वो तब भी स्पीकर बन सकता है जब सामने वाला एब्सेंट है असेंबली से। बोथ द केसेस वो उसके पास स्पीकर की पावर होती है। स्पीकर नॉमिनेट्स फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर्स अ पैनल ऑफ चेयरमैन, राइट। एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द असेंबली इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। अब जैसे मान लो स्पीकर एब्सेंट है तब तो डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करता है हाउस को, दोनों ही एब्सेंट है तब एक पैनल होता है चेयरमैन या चेयरपर्सन का, उसमें से जो है वो कोई ना कोई प्रिसाइड कर लेता है। तो ये इज द सेम पावर है स्पीकर व्हेन सो प्रिसाइडिंग, और ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ चेयरमैन इज नॉमिनेटेड। अब हम लोग आते हैं चेयरमैन ऑफ काउंसिल के बारे में। सेम चेयरमैन ऑफ काउंसिल भी काउंसिल खुद इलेक्ट करता है अपने ही मेंबर में से। 3 कंडीशन में वो अपना ऑफिस वेकेट करता है, अगर वो काउंसिल का मेंबर है, रेजिग्नेशन देता है डिप्यूटी चेयरमैन को, या फिर उसके खिलाफ मेजोरिटी पास होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। ये स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन सबको किस मेजोरिटी से हटाया जाता है? इफेक्टिव मेजोरिटी से। अगर आपको मेजोरिटी के बारे में ज़्यादा जानना है तो इस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, आप जाकर दे सकते हैं, उसमें पूरा मेजोरिटी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर्स होती है, सेम काउंसिल के पास भी पावर होती है। स्पीकर हैज़ वन स्पेशल पावर विच इज़ नॉट एंजॉयड बाय द चेयरमैन, वो ये है कि स्पीकर जो डिसाइड करता है बिल मनी बिल है या नहीं है, ये काम चेयरमैन नहीं कर सकता, और उसका कोई डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। सैलरीज और अलाउंसेस जो स्पीकर हो गया, डिप्यूटी स्पीकर हो गया, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, वो फिक्स करती है स्टेट लेजिस्लेचर, और they are charged on the consolidated fund of states, CFR, not subject to the annual vote, इस पर वोट नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, सेम प्रोसीजर है जो उसमें होता है, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समनिंग, जो सेशंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, समन क्या होता है, अडजॉर्नमेंट क्या होता है, प्रोरॉग क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है। देखो समनिंग क्या होता है, गवर्नर का काम होता है टाइम टू टाइम हाउस को समन करना स्टेट लेजिस्लेचर ताकि वो फंक्शन कर सके।
मैक्सिमम गैप जो होगा बिटवीन 2 सेशन में स्टेट लेजिस्लेचर को वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार तो मिलना चाहिए। सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ मेनी सेटिंग्स, राइट। अब हम लोग आते हैं एडजॉर्नमेंट पे। एडजॉर्नमेंट मतलब होता है हम लोग सस्पेंड करते हैं वर्क को फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, चाहे वो आवर्स हो, डेज हो, वीक हो। ये काम किसका है? स्पीकर का है, राइट। स्पीकर एडजॉर्न कर सकता है हाउस को। जैसे मान लो कोई बात चल रही है, स्पीकर को लगा कि अभी मैं एडजॉर्नमेंट मोशन ला रहा हूँ, एडजॉर्न कर रहा हूँ मैं हाउस को, वो इतने टाइम बता देता है, अनाउंस कर देता है कि 1 घंटे के लिए या फिर 4-5 दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए हाउस एडजॉर्न्ड है। उसमें कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। एडजॉर्नमेंट साइन डाइन मतलब होता है एक हाउस को टर्मिनेट कर देना स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड, मतलब टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो ये डिफरेंस है कि एडजॉर्नमेंट में टाइम पीरियड होता है, एडजॉर्नमेंट साइन डाइन में कोई टाइम पीरियड नहीं होता। पावर जो है एडजॉर्नमेंट का और एडजॉर्नमेंट साइन डाइन का वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है हाउस का। प्रोरॉग क्या होता है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो चेयरमैन हो, वो हाउस को डिक्लेयर करता है एडजॉर्न साइन डाइन व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड, राइट। विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज गवर्नर एक नोटिफिकेशन जरूर जारी करता है जिसमें वो प्रोरॉग कर देता है हाउस को। गवर्नर कैन ऑल्सो प्रोरॉग द हाउस विच इज इन सेशन, ये याद रखना। अनलाइक इन एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस। एडजॉर्नमेंट तो कुछ टाइम के लिए होता है, प्रोरॉग पूरा सेशन ही टर्मिनेट हो जाता है। जितने टाइम में, अगर वो मानसून सेशन है, जो भी सेशन है, राइट, विंटर सेशन है, समर सेशन है, पूरा सेशन ही टर्मिनेट हो जाता है अगर प्रोरॉग हो गया। प्रोरॉग तब होता है जब एडजॉर्नमेंट साइन डाइन होता है, मतलब सब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सारा बिजनेस डिस्कस हो चुका है, उसके बाद एडजॉर्नमेंट साइन डाइन हो गया, उसके बाद गवर्नर नोटिफिकेशन निकालता है प्रोरॉग करने का। प्रोरॉग में पूरा की पूरा हाउस टर्मिनेट हो जाता है, ये एडजॉर्नमेंट में नहीं होता, तो ये याद रखना। डिसोल्यूशन की बात करूँ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होगा। ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जैसे प्रोरॉग होता है, डिसोल्यूशन एंड, जैसे लाइक प्रोरॉग से थोड़ा डिफरेंट है कि डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, हाउस को ही खत्म कर दिया। प्रोरॉग में तो केवल सेशन टर्मिनेट होता है, न्यू हाउस कंसिस्ट होता है इलेक्शंस के बाद, वो होता है डिसोल्यूशन का काम। डिसोल्यूशन हो गया डिसॉल्व कर देना, राइट। अब जैसे मान लो कोई बिल चल रहा है, तो उस कंडीशन में बिल्स का क्या कंडीशन रहती है जब डिसॉल्व हो जाता है हाउस? देखो, अगर कोई बिल पेंडिंग है असेंबली में, चाहे वो ओरिजिनेट असेंबली में हुआ हो, चाहे वो टर्मिनेट हुआ हो बाय काउंसिल से, तो वो बिल जो है वो लैप्स हो जाता है। समझ लो, जैसे अगर कोई एक बिल है, सपोज करो कोई सा भी बिल है, ऑर्डिनरी बिल, कुछ भी बिल है, अगर बिल पेंडिंग है ना असेंबली में, मैं असेंबली की बात कर रही हूँ, यानी कि विधान सभा की बात कर रही हूँ, तो वो लैप्स हो जाएगा अगर हाउस डिसॉल्व हो चुका है। तो सेकंड कंडीशन है, अगर बिल असेंबली ने पास कर दिया पर काउंसिल में पेंडिंग है, तो भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि हाउस तो ऑलरेडी चला गया तो वापस आ ही नहीं सकता, राइट, तो वो बिल लैप्स हो जाता है। अगर बिल काउंसिल में ही पेंडिंग है और असेंबली में पास ही नहीं हुआ अभी तक, राइट, तो वो लैप्स नहीं होगा। मतलब एक बिल काउंसिल में ही पड़ा हुआ है, चाहे वो काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ हो, काउंसिल ने ही इसको चलाया है, असेंबली में आया ही नहीं, डिस्कस्ड ही नहीं हुआ टेबल पे, बस अभी तक पास ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल पेंडिंग है काउंसिल में, ना तो असेंबली ने पास किया ना कुछ हुआ, वो बिल ओरिजिनेट हुआ है, तो उस कंडीशन में बिल लैप्स नहीं होता। अगर बिल असेंबली ने पास किया यूनिकैमरल स्टेट में, बोथ द हाउसेज में, बाई कैमरल में, बट गवर्नर या प्रेसिडेंट का एसेंट बाकी है, तो भी लैप्स नहीं होता अगर हाउस लैप्स हो जाता है। तो अगर बिल पास किया असेंबली ने यूनिकैमरल स्टेट में और बाय बोथ द हाउसेज, राइट, बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, डज नॉट लैप्स। ये 5 कंडीशन है जो डिपेंड करता है बिल में। इससे क्वेश्चंस आते हैं, समझो, ऐसे रटना नहीं है, इसको थोड़ा समझना कैसे। देखो, एक हाउस है विधानसभा, हमें पता है लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारे पास विधानसभा, राइट। अब वो डिसॉल्व कर दी, उसको नोटिफिकेशन आ गया, उसको हम लोग डिसॉल्व कर दिए। अब जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे न्यू हाउस नहीं बनेगा। अब मान लो वो आज ही डिसॉल्व हो गया, अब कुछ बिल्स पड़े हैं ऑलरेडी, ना वो पास हुए, ना प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, ना वो एक्ट बने, तो उस कंडीशन में बिल का क्या होता है ये हमें सोचना है। मान लो एक बिल है जो लोग जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग है, राइट, अब हाउस से डिसॉल्व हो जाता है, तो बिल क्या करेगा? बिल भी तो लैप्स ही होगा, चाहे वो ओरिजिनेट हुआ है चाहे वो ट्रांसमिट हुआ है, क्योंकि उसके पास भेजेगा कहाँ? काउंसिल में भी चला गया, तो असेंबली तो है ही नहीं ना जहाँ पर डिस्कस होगा, तो बिल लैप्स हो जाता है। दूसरी कंडीशन है, बिल असेंबली ने पास कर दिया, राइट, यहाँ समझो कि बिल असेंबली ने पास कर दिया, काउंसिल में पेंडिंग है, तो भी लैप्स, क्योंकि काउंसिल पास हो जाता है तो असेंबली तो है ही नहीं डिस्कशन के लिए, कोई कंसिडरेशन होता है, राइट। अगर बिल काउंसिल में पेंडिंग है, काउंसिल में ही पेंडिंग है, अभी तक असेंबली के पास आया ही नहीं है, ना डिस्कस्ड हुआ है ना पास हुआ है, तो उस कंडीशन में बिल कभी लैप्स नहीं होगा, क्योंकि बिल काउंसिल में ही है, असेंबली तक पहुंचा ही नहीं, तो असेंबली चली भी गई हो नहीं भी हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। बिल असेंबली ने पास किया हो,
चाहे वो यूनिकैमरल हो, बाई कैमरल में दोनों हाउस से पास हो गया, बट एसेंट के लिए पेंडिंग है गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट का, तो भी बिल लैप्स नहीं होगा क्योंकि एसेंट देना है ना। अब बिल दोनों हाउस से मतलब पास कर दिया असेंबली या बाई कैमरल यूनिकैमरल में, बट प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया फॉर द रिकन्सिडरेशन करने के लिए हाउस, तो भी वो लैप्स नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। तो ये 5 कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। कोरम की बात करें तो कोरम क्या होता है, एक मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होता है एक हाउस को चलाने के लिए। तो इट इज़ 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब हाउस में जितने भी हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड करके जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/10। एग्जाम्पल एक्स है तो 1/x/10 इंक्लूडिंग प्लस प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है इसमें एक्स के अंदर, ये याद रखना। इफ देर इज़ नो कोरम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस, ड्यूटी क्या होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, वो सस्पेंड कर देता है मीटिंग को या फिर एडजॉर्न कर देता है हाउस को। वोटिंग इन हाउस होता है, यानी कि कोई भी मैटर है चाहे वो हाउस में डिसाइडेड है, मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग एक्सक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो वो होता है वोटिंग जो हम करते हैं। लैंग्वेज होता है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश चल सकती है टू बी लैंग्वेज और ट्रांजेक्टिंग बिजनेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। अब ये जो टेबल है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि कंपेरेटिव है, कंपेरिजन है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल। सपोज करो ऑर्डिनरी बिल्स है तो दोनों का कंडीशन अलग है, पार्लियामेंट में कैसे पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे पास होता है। तो ये सबसे अच्छा टेबल है, इस टेबल से जो है वो आप जो है समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, राइट। तो अभी हम लोग मैं बताती हूँ पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल्स। सी ऑर्डिनरी बिल्स कहीं पर भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, सेम स्टेट लेजिस्लेचर में वो कहीं से वहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, चाहे वो असेंबली में हो चाहे वो काउंसिल में हो। पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल्स मिनिस्टर के थ्रू पास हो सकते हैं या फिर प्राइवेट मेंबर के थ्रू, राइट। सेम स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम है, ऑर्डिनरी बिल मिनिस्टर पास कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर। पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल्स तीनों हाउस में मतलब वो दोनों हाउस में तीनों प्रोसीजर से गुजरते हैं, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। सेम स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, पास बिल फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में पास होता है। पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द पार्लियामेंट जब तक दोनों हाउसेस एग्रीड किए कर चुके हैं बिल के लिए, चाहे विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। स्टेट लेजिस्लेचर में भी बिल तभी पास माना जाएगा जब स्टेट लेजिस्लेचर अगर एक हाउस है तब दोनों हाउस है दोनों ने एग्रीड किए विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। यहाँ तक सारा कुछ सेम है। आगे चेंज जो है वो है, देखो डेडलॉक अगर दोनों हाउस के बीच में होता है, राइट, अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस टेक प्लेस जब सेकेंड हाउस आफ्टर रिसीविंग अ बिल पास बाय द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स द बिल, और ऐसे अमेंडमेंट प्रपोज करती है जो फर्स्ट हाउस को एक्सेप्ट नहीं है या फिर बिल पास ही नहीं करती 6 मंथ तक, तब होता है डेडलॉक। स्टेट लेजिस्लेचर में डेडलॉक तब होगा जब दूसरे हाउस ने यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल पास किया हो बाय लाइक आफ्टर रिसीविंग अ बिल पास बाय असेंबली, रिजेक्ट कर दिया बिल को या प्रपोज कर दिया अमेंडमेंट को, या फिर या नॉट एक्सेप्टेबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर पास ही नहीं किया विद इन द 3 मंथ्स। इस कंडीशन में क्या होता है, डेडलॉक क्रिएट होता है, राइट। तो अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस के लिए टू रिजॉल्व अ डेडलॉक। सेम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, डज नॉट प्रोवाइड विद मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू रिजॉल्व डेडलॉक बिटवीन देम और अ पैसेज ऑफ द बिल। इसमें नहीं है डेडलॉक क्रिएट करने का, क्यों, क्योंकि कहीं कहीं 2 हाउसेस है, कहीं कहीं 2 हाउसेस नहीं है, तो डेडलॉक बहुत कम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि अगर एक ही हाउस में बिल है तो डेडलॉक होगा ही कैसे, असेंबली ने पास कर दिया उसके बाद सीधा जाना गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास है, राइट। तो वो है, दोनों है, तो उस कंडीशन में भी फिर कॉन्स्टिट्यूशन में डेडलॉक है ही नहीं, राइट। तो लोकसभा क्या करती है, कैन नॉट ओवर राइड द राज्यसभा बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकेंड टाइम एंड वाइस वर्सा। अ जॉइंट सिटिंग इज द ओनली वे टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, राइट। ये है पार्लियामेंट की कंडीशन कि लोकसभा ओवर राइड नहीं कर सकती राज्यसभा को, और उस टाइम पे डेडलॉक जनरेट हुआ है तो जॉइंट सिटिंग होगी। जबकि यहाँ पर थोड़ा अलग है, स्टेट लेजिस्लेचर में ये पावर है, असेंबली को ओवरराइड कर सकती है काउंसिल को बाय पासिंग अ बिल फॉर द सेकंड टाइम, राइट। अगर सेकंड टाइम बिल पास कर रही है और काउंसिल नाटक कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे या फिर अमेंडमेंट से जो समझ नहीं आ रही लेजिस्लेटिव असेंबली को, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं सोचेगी, वो ओवरराइड कर देगी। अगर बिल पास कर दिया असेंबली ने सेकंड टाइम और काउंसिल के पास चला गया और काउंसिल ने फिर रिजेक्ट कर दिया बिल को, या फिर ऐसे अमेंडमेंट कर किए जो लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं पसंद आए, और या फिर बिल 1 महीने तक पास नहीं किया, तो वो बिल पास माना जाएगा इन द ओरिजिनल फॉर्म जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ है सेकेंड टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट्स है ना 5th 6th 7th ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट में डेडलॉक रिजॉल्व करने का तरीका है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पार्लियामेंट 6 मंथ तक बिल रोक सकती है, सेकेंड हाउस
स्टेट लेजिस्लेचर में केवल 3 मंथ्स बस मैक्स टू मैक्स, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। डेडलॉक हुआ है तो डेडलॉक में जॉइंट सिटिंग होगी, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर में डेडलॉक अगर क्रिएट भी हो गया तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि होगा कैसे, मानो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल को रोक लिया 3 मंथ तक, राइट, उसके बाद असेंबली ने वापस उस बिल को पास कर दिया, फिर वो बिल काउंसिल के पास चला गया, तो काउंसिल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 महीना और डिले कर सकती है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 महीने में वो जवाब नहीं देते तो बिल पास है, जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में हुआ है। तो मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग फॉर रिजॉल्विंग अ डेडलॉक अप्लाइज टू द बिल whether originating in लोकसभा और राज्यसभा। इफ जॉइंट सिटिंग इज नॉट समन बाय द प्रेसिडेंट तो बिल एंड हो जाता है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग कौन समन करता है, प्रेसिडेंट। मैकेनिज्म ऑफ पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम रिजॉल्व अ डेडलॉक अप्लाइज अ बिल ओरिजिनेटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। ये याद रखना, ये जो मैकेनिज्म है ना सेकंड टाइम जहाँ पर हम लोग डेडलॉक रिजॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली ओवरराइड कर जाती है, वो केवल उसी बिल पर है जिस बिल को असेंबली ने ओरिजिनेट किया है, या फिर वो बिल जो असेंबली में ही ओरिजिनेट हुआ है। अगर कोई ऐसा बिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेटेड होता है और असेंबली में जाता है इज रिजेक्टेड बाय द लेटर, द बिल एंड्स एंड बिकम्स डेड। तो ये याद रखना। विद रिगार्ड टू द मनी बिल्स प्रोसीजर क्या रहता है मनी बिल्स का, देखो, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा नॉट इन द राज्यसभा, सेम, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द असेंबली not in the council, it can be introduced only in the recommendation of the president or it can be introduced only in the recommendation of the governor, it can be introduced only by a minister not by a private member, same, state legislature में यहाँ तक पूरा सेम है, राइट। आगे देखते हैं, इट कैन नॉट, मनी बिल रिजेक्ट नहीं हो सकता, अमेंड नहीं हो सकता बाय द राज्यसभा, 14 डेज के अंदर विद और विदाउट रिकमेंडेशंस लोकसभा में भेजना है, सेम। काउंसिल जो है ना तो रिजेक्ट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है, 14 दिन के अंदर वापस उसको असेंबली में भेजना है रिकमेंडेशंस के साथ, बस, वो अमेंड कुछ नहीं करेगी। लोकसभा मर्जी हो तो एक्सेप्ट करेगा रिकमेंडेशन, नहीं तो नहीं करेगा, सेम। लेजिस्लेटिव असेंबली की मर्जी हो तो वो एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगा, तो फिर बिल पास है, जैसे बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड बोथ द हाउसेस इन द मॉडिफाइड फॉर्म, राइट। अब अगर सपोज करो लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, तब तो बिल ओरिजिनली पास जैसे लोकसभा में पास हुआ विदाउट एनी चेंजेस, सेम। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता रिकमेंडेशन तो बिल वैसे ही पास जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ, यहाँ तक पूरा सेम है। आगे समझते हैं, अगर राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल, लोकसभा में नहीं भेजते 14 दिन, तो बिल क्या होता है, पास माना जाता है, सेम। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अगर मनी बिल को रिटर्न नहीं करती 14 डेज में तो भी बिल पास माना जाएगा, जैसे वो ओरिजिनली ओरिजिनेट हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट। नेक्स्ट है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेज, राइट, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है ना कि हाउसेज में वो हो ही नहीं पाता, राइट, डिजॉल्व नहीं हो पाता, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा जो था ये मैंने आपको बिल के बारे में बताया, क्योंकि इस कंडीशन में कभी भी जो है डेडलॉक नहीं हो सकता मनी बिल को लेकर के, ना ही कोई ऐसा है, क्योंकि हर कंडीशन में लोकसभा प्रिवेल कर जाती है सेकंड हाउसेस में, लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिवेल कर जाती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करता, वो भी अगर काउंसिल नहीं है तो ये याद रखो, ऑर्डिनरी बिल को ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक की हो सकते हैं, 3 मंथ्स फर्स्ट इंस्टेंस में, उसके बाद 1 मंथ, राइट। कोई डेडलॉक प्रोविजन नहीं है, याद रख लो, कोई मतलब डेडलॉक मतलब कोई इन शॉर्ट डेडलॉक होता है तो कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है इन स्टेट लेजिस्लेचर, जबकि पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग होती है, प्रेसिडेंट बुलाता है। यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि सेकंड टाइम पे बिल पास करेंगे तो वो माना जाता है, 1 महीने का और टाइम होता है, उसके बाद बस माना जाता है, राइट। तो ये सिचुएशन रहती है यहाँ पर। पोजीशन क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कहाँ कहाँ इक्वल है असेंबली, देखो फॉलोइंग मैटर्स में इक्वल है, पैसेज और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, हाउएवर डिसएग्रीमेंट हो तो विल ऑफ द असेंबली प्रिवेल्स, ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नर, राइट। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ पर भी इक्वल स्टेटस है दोनों का। कंसिडरेशन रिपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैग, इन सब में सेम है। एनलार्जमेंट करना है जुरिडिक्शन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो भी इक्वल असेंबली है। अनइक्वल कहाँ पर है वो देखो, फॉलोइंग मैटर्स में है, जैसे मनी बिल को लेकर के, मनी बिल केवल असेंबली में इंट्रोड्यूस हो सकता है, काउंसिल में नहीं, तो यहाँ पर असेंबली को ज़्यादा पावर है रेदर देन काउंसिल। काउंसिल जो है अमेंड नहीं कर सकती, मनी बिल रिजेक्ट नहीं कर सकती 14 दिन के अंदर, और वापस उसको करना होता है विद और विदाउट रिकमेंडेशंस, केवल रिकमेंडेशंस। असेंबली चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, राइट, रिकमेंडेशन। इन बोथ द केसेस मनी बिल जो है वो पास माना जाता है। फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल मनी बिल है नहीं है वो किसके पास में है, स्पीकर के पास में, असेंबली में, राइट, चेयरमैन के पास नहीं है। तो यहाँ पर ये याद रखो, फाइनल पावर ऑफ पासिंग इन ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो असेंबली के पास में, स्टेट के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम काउंसिल केवल डिटेन कर सकती है, डिले कर सकती है पीरियड फॉर 4 मंथ,
3 मंथ फर्स्ट इंस्टेंस पे जो मैंने बताया, 1 मंथ सेकेंड इंस्टेंस पे। अगर बिल इंपॉर्टेंट है तो फिर वो पास होना ही है, राइट। तो काउंसिल कैन ओनली डिस्कस द बजट, वोट नहीं कर सकती फॉर द डिमांड फॉर द ग्राउंड्स। काउंसिल जो है वो रिमूव भी नहीं कर सकती है किसी को भी मिनिस्टर्स को, राइट। तो यहाँ पर ये याद रखना है, काउंसिल कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग ए NCM। नहीं, ये पावर काउंसिल के पास नहीं, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव करने का पावर किसके पास, असेंबली, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। इसलिए ऑर्डिनरी बिल जब ओरिजिनेट होता है काउंसिल में, वॉज सेंट टू द असेंबली, इज रिजेक्टेड बाय द असेंबली, तो बिल एंड और बिकम्स डेड। कितनी सही पावर है देखो, कोई ऑर्डिनरी बिल काउंसिल ने जनरेट किया है और वो असेंबली के पास गया, असेंबली को पसंद ही नहीं आया बिल और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो बिल वहीं ख़त्म, ना वो आगे जाता है, ना कंसिडरेशन होता है, ना रुकता है, कुछ नहीं। अगर वो बिल ऑर्डिनरी बिल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जनरेट किया, तो असेंबली ने किया है, तब तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता ही दिया है। काउंसिल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए स्टेट और राज्यसभा में, राइट। काउंसिल हैज़ नो इफेक्टिव से इन द रैटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब काउंसिल का इसमें भी कोई ज़्यादा रोल नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, फिर भी वो बिल किसकी चलती है, असेंबली की प्रिवेल होती है ओवर द काउंसिल। तो ये सारा पूरा प्रोसीजर था लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेचर का। तो जितना भी सारा लक्ष्मीकांत का पूरा जो समरी था, ये लक्ष्मीकांत बुक से ही लिया गया है, तो पूरा मैंने वो कवर अप कर दिया है, राइट। इसके बाद में भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पिंग कर दें। जैसे सुप्रीम कोर्ट आया था, वैसे इसके बाद हाई कोर्ट का चैप्टर आएगा लक्ष्मीकांत से। तो पूरी लक्ष्मीकांत का क्रिस्प जो है ना, वो मैंने आपको इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में दे दिया। आप इस वीडियो को भी देख लेंगे तो भी काफ़ी है आपके लिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट करना, और कोई भी डाउट हो तो बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई भी क्वेरी तो बताना। कीप प्रैक्टिसिंग।